हेलो एवरीवन, वन पीस का वर्ल्ड बिल्डिंग सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों से लेकर तुम्हारे दुख से भी बड़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि वन पीस का ब्लू प्लेनेट दिखता तो अर्थ की तरह है, बट साइज में उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। तुमने देखा होगा कि ये प्लेनेट ग्रेट रेड लाइन के थ्रू 4 इक्वल सीज में डिवाइडेड है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लू। और इन सीज की भी अपनी ही रेटिंग है, जहाँ पर स्टोरी में ईस्ट ब्लू को सबसे वीकेस्ट सी बताया गया है और नॉर्थ ब्लू को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। बट क्या ये बात सच में सच है? आज इस वीडियो में पता लगाते हैं कि कौन सा सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और कौन सा वीकेस्ट, अपनी टियर लिस्ट के थ्रू। और हमारी इस टियर लिस्ट का पॉइंट सिस्टम होगा एस यानी 5, ए यानी 4 और ऐसे ही करके नीचे एक एक पॉइंट डाउन होता चला जाएगा। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसी तरह की और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वन पीस में इन चारों सी के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसे ग्रैंड लाइन कहते हैं, बट हम उसे इग्नोर करेंगे जस्ट लाइक कॉमन सेंस इन आवर कंट्री। और बात करेंगे चारों सी के बारे में। शुरू करते हैं वहां से जहां पर जाके रोशनी डूब जाती है, यानी वेस्ट ब्लू। नंबर 1, सेंजुआन वुल्फ, जो 99 इयर्स पहले पैदा हुआ था। सेंजुआन एक जाइंट है जिसने ह्यूज फ्रूट खाया है, जिसके बाद वो जाइंट्स में भी सबसे ज्यादा बड़ा हो गया है। पर साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, रियल बैटल में ये चीज उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। जब तुम लेजेंडरी मरीन गार्ब के सामने एक सेकंड भी ना टिक पाओ तो क्या ही फायदा है। इसीलिए मैं सेंजुआन को बी टियर के अंदर डालूंगा। नंबर 2, लेफिट। ये आदमी पहले पुलिसमैन था, बट बाद में इसे वेस्ट ब्लू से निकाल दिया गया क्योंकि ये आदमी का चरित्र ठीक नहीं था। पर ब्लैक बेड इसकी इंपॉर्टेंस को समझा और ये उसका सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। लेफिट फिजिकली से ज्यादा दिमाग से चीजों को हैंडल करता है और इसकी दी गई इंटेलिजेंस की 90% प्लानिंग का बेस होता है। इसीलिए ये पोटेंशियल थ्रेट है सभी के लिए। इसके बेसिस पे मैं लेफिट को टियर ए में रखूंगा। नेक्स्ट है डॉन चिनजाओ और साई। चिनजाओ पहले एक पायरेट था जिसका गोल बस मोटी वेल्थ इकट्ठा करना था और साई उसका वारिस है। दोनों ही बंदे काफी पावरफुल है, बस साई थोड़ा सा ऊपर आता है, इसीलिए मैं दोनों को एक ही स्पॉट दूंगा, टियर बी। नेक्स्ट है नंबर 4, मोरली। ये वेस्ट ब्लू से एक जाइंट है, बट ये पहले वाले से ज्यादा पावरफुल है। एक ओकामा होते हुए भी इसने एडमिरल आरामाकी को टक्कर दी थी। एक तरह से इसने बस आरामाकी के मजे लिए थे, इसीलिए ये बंदा टियर ए डिजर्व करता है। नेक्स्ट है जोजो। ये पहले व्हाइट बेड की फ्लीट में कमांडर था, पर व्हाइट बेड पायरेट के डिस्बैंड हो जाने के बाद अब ये डायमंड बेचता है। पर 2 साल पहले इसने मरीन फोर्ट पर मौसम बना दिया था। एक भी अटैक को इसने व्हाइट बेड तक नहीं पहुंचने दिया, फिर चाहे वो एडमिरल से हो या फिर वॉरलॉर्ड से, इसीलिए मैं इसे टियर ए में रखूंगा। नेक्स्ट है नंबर 6, ईसो, जो मरीन एडमिरल है। इसकी पावर टोटली मैग्निफिसेंट है। इसकी पावर्स मुझे एक एक्सटेंड तक किजारू से ज्यादा क्रेजी लगते हैं। ये अपनी पावर्स को होल्ड करता हुआ फाइट करता है, वरना ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए ईसो डिजर्व करता है टियर ए के अंदर रहना। नेक्स्ट है कैपोन बेजी। पावर वाइज ये बंदा टियर सी में ही ठीक है, अच्छी पावर है इसकी, बट इतना खतरनाक नहीं है कि मैं इसे योंको कमांडर के लिए भी थ्रेट समझूं। नेक्स्ट है गेको मोरिया, जिसके पास शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर है। संग जिनवू की तरह माइटी नहीं, बट उसी की तरह ये शैडोज के थ्रू पपेट खेलता है। और करंट में जब सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, मोरिया को एक गेको की तरह टियर 3 पत्थर के नीचे बस रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेंक्स, जो है तो मरिजुआ की पैदाइश, बट इसके साथ बचपन में थोड़ा छुपन छुपाई का खेल हो गया था, इसीलिए वेस्ट ब्लू का होकर रह गया है। बट इसने अपनी पावर्स को किलो के भाव में बढ़ाया और अब ये वन पीस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन में से एक है। सो सेंक्स को हम एस टियर के नीचे रख नहीं सकते, रॉयल ब्लड है यार। आगे नंबर 10, अब बचते हैं वेस्ट ब्लू से 2 स्ट्रो हैट, मेरी प्यारी रॉबिन और ब्रुक। दोनों ही कैरेक्टर काफी पावरफुल है, एक स्वॉर्ड्समैन तो दूसरी गेट ऑफ हेवन की क्वीन। पर स्टिल दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है। इसी गैप की वजह से रॉबिन को मैं टियर सी में रखूंगा और ब्रुक को टियर बी में। तो वेस्ट ब्लू का टोटल स्कोर आता है 38 पॉइंट्स। अब देखते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी को दी नॉर्थ ब्लू से कौन कौन है। पिजारो और डॉक्यू, दोनों ही बंदे ब्लैक बियर्ड पायरेट में शिप कैप्टन है। डॉक्यू जहरीला डॉक्टर है जो ड्रग्स और वायरस का यूज करता है। वहीं पे पिजारो, जो नॉर्थ ब्लू के किंगडम में पहले एक राजा हुआ करता था, बट उसे फिर जेल में डाल दिया गया और वो अब एक डेल फ्रूट की पावर को होल्ड करता है, जिसके साथ वो एक आइलैंड में एसिमिलेट हो सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। ये दोनों पावरफुल तो हैं, बट इस लेवल पे नहीं कि योंको कमांडर को हरा पाए। सो मैं इन्हें टियर बी
में रखूंगा। नेक्स्ट है बोरासेलिनो यानी मरीन एडमिरल किजारू, जिसे हमने फुजीतोरा से कंपेयर किया था। इसकी पावर्स अनस्टॉपेबल है, इसीलिए मैं A+ टियर में रखूंगा। नेक्स्ट है कारासू, रेवोल्यूशनरी आर्मी का कमांडर। इसके पास एसिस को कंट्रोल करने की पावर्स है, ये भी एक एडमिरल को होल्ड करने की पावर रखता है, सो मैं इसे टियर A में रखूंगा। नेक्स्ट है साकाजुकी, जो फ्लीट एडमिरल है। उसकी मैग्मा पावर को हैंडल करना थोड़ा सा टफ है, इवन किसी योंको क्रू के लिए भी। ये बंदा भी एस टियर को डिजर्व करता है। आगे हमारे पास है बेन बैकमैन, शैंक्स का राइट हैंड मैन और नॉर्थ ब्लू की शान। मेरी स्टोरी में मैंने नॉर्थ ब्लू और बेन बैकमैन के बारे में काफी सारी बात की है, अगर तुमने नहीं देखी है तो वो जाकर ट्राई करो, उसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। स्टोरी में बैकमैन की पावर्स को शैंक्स से कंपेयर किया जाता है और मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर पसंद भी है, सो मैं इसे A+ टियर में रखूंगा। आगे हमारे पास है विस्टा द फ्लावर वेंडर। विस्टा व्हाइट बियर्ड पायरेट का स्वॉर्ड्समैन था जो मरीन फोर्ट पे मीहॉक से टक्कर लेता है। इसकी स्किल्स भी काफी बढ़िया थी, पर अब ये रिटायर हो चुका है और इसको देखते हुए मैं इसे अपनी लिस्ट में टियर A पे रखूंगा। आगे हमारे पास है हॉकिंग्स। ये वन पीस का काला जादू करने वाली बड़ी अम्मा है। ये लोगों के बालों से गुड़िया बनाकर खोया हुआ प्यार, आपसी झगड़े, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट एक्सेट्रा सॉल्व कराता है, वो भी गारंटी के साथ। इस बेहतरीन काम के बाद इसको टियर B में जगह मिलनी चाहिए। आगे हमारे पास है डोफ्लेमिंगो, सबसे बैडेस्ट विलन। इसको देखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि ये एक विलन है, सभी अपने मिंगो से रिलेट करने लगते हैं कि पावर्स है तो यूज करो, पेलो सबको, बट इसकी पावर्स एडमिरल के कंपैरिजन में थोड़ी सी वीक पड़ती हैं, इसीलिए मैं इसे टियर A में रखूंगा, थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रैट का बावर्ची, जिसके पीछे काफी कलेश हो रहे हैं। वैसे तो मैं शुरू से कह रहा था कि बेचारे के साथ गलत हो रहा है, बट किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, पर आखिरकार आवाज तो उठी कि पावर के साथ कैरेक्टर को भी बना के रखो। सांजी स्ट्रैट में एज अ शील्ड काम करता है, ऐसी शील्ड जिसके स्पाइक्स भी हैं और ये बिना किसी डाउट के टियर A को डिजर्व करता है। अब हमारे पास है ट्रिफारगर डी वाटरलो, जिसे पावर वाइज सांजी और जोरो के क्लास में रखता हूं। वैसे इसके पास काफी सारी ऑसम एबिलिटीज है, बट कॉन्करर्स की बैटल फील्ड में ज्यादा ट्रिक्स काम नहीं आती, सो टियर A इज बेस्ट फॉर हिम। नेक्स्ट हमारे पास है उसाप का गुरु नोलैंड द लायर। रियलिटी में ये बंदा झूठा नहीं था, बस इसकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, जो इसने देखा वो प्रूव नहीं कर पाया, इसीलिए इसके ऊपर लायर का टैग लगा दिया गया। बट ये कावर्ड नहीं था, लॉन्डे की मसल पावर बहुत बेहतरीन थी, एकदम टियर A लेवल की। सो यहाँ पर हमारा नॉर्थ ब्लू खत्म हो जाता और इसका टोटल होता है 46 पॉइंट्स। अब बारी आती है थर्ड C की, यानी साउथ ब्लू। स्टार्ट करते हैं ब्लैक बियर्ड के दो अनमोल रत्नों के साथ, वास्को शॉर्ट और डिवॉन। ये दोनों ही कैरेक्टर देखने में काफी सुंदर किस्म के हैं, जिन्हें एक बार देखने के बाद तुम भुला नहीं पाओगे, जस्ट लाइक योर एक्स। पावर वाइज ये दोनों कैरेक्टर खुद को ज्यादा बड़ा थ्रेट प्रूव नहीं कर पाए, सो मैं इन्हें B टियर में रखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रैंकी द आयरन मैन, जिसे मैं टियर B में ही रखूंगा। आगे हमारे पास आता है सेनगोकू, जो पहले मरीन्स में फ्लीट एडमिरल रह चुका है। सेनगोकू ये नाम मरीन्स की हिस्ट्री में बहुत बड़ा है, एकदम गार्क की तरह और बहुत ज्यादा पावरफुल भी, इसीलिए मैं इसे टियर S में रखूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है आरामाकी, जो मोरले के साथ A+ टियर में जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ काफी बढ़िया लगते हैं। आगे हमारे पास है कुजान। ये बंदा सीरियस थ्रेट है, खासकर एक पायरेट बनने के बाद। इसे रोकने वाला कुछ भी नहीं है, नो रूल्स यानी नो प्रॉब्लम। कुजान की पावर्स पर मुझे डाउट नहीं है, ये बिना किसी शक के टियर A+ को डिजर्व करता है। आगे हमारे पास है लकीरू, रेड एयर पायरेट का कुक। इसने ज्यादा कुछ किया तो नहीं है, पर फिर भी इसकी पोजीशन टियर A+ की है बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। आगे हमारे पास है किड एंड किलर। इन दोनों कैरेक्टर को ही मैं टियर B में रखूंगा। नेक्स्ट है बार्थोलोमियो कुमा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, जो अपनी विल से जी ना सका, ना ही अपनी पावर को यूज कर पाया। हमें बस एगेट पे छोटी झलक देखने को मिलती है और उसी के बेसिस पे मैं इसे टियर A में रखूंगा, क्योंकि वो पंच काफी सेटिस्फाइंग था। नेक्स्ट है वापुल। इसको मैं स्पेशलिस्ट लिस्ट में लाया हूं, क्योंकि कोई तो बंदा टियर D में रहेगा, उसे खाली रखना अच्छा नहीं लगेगा। आगे हमारे पास है पोर्टगस डी एस। आई नो कुछ लोग बोलेंगे एस तो ईस्ट ब्लू से है, पर ऐसा नहीं है। एस साउथ ब्लू में पैदा हुआ था और उसके बाद वो ईस्ट ब्लू में बड़ा हुआ लूफी के साथ। मरने से पहले ये बंदा काफी पावरफुल था, इसने ब्लैक बेड को टक्कर दी, मतलब यामी यामी नोमी को, जिस फ्रूट को लोग लूफी के फ्रूट से कंपेयर करते हैं, इसीलिए इसको टियर A में रखना एकदम जस्टिफाइड है। सो इन सारे कैरेक्टर को देखने के बाद साउथ ब्लू का टोटल आता है 41 पॉइंट्स। अब बारी आती है अपने लास्ट C की, सबसे वीकेस्ट ईस्ट ब्लू, और जिसके बाद हमें पता चले क्या ये सबसे वीकेस्ट है भी या फिर नहीं। स्टार्ट करते हैं नामी
नामी से। इसकी कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है, बट ज्यूस और एलिमेंटल वेपन की वजह से ये पावरफुल हो जाती है, एटलीस्ट टियर सी के लायक तो, क्योंकि इसके अटैक ज्यादातर डिफेंस के लिए होते हैं। आगे नेक्स्ट है उसाप, स्ट्रेट पायरेट का स्नाइपर। उसाप के स्नाइपिंग स्किल्स को तो किसी भी एक्सपीरियंस स्नाइपर से काफी अच्छे हैं, पर उसका डर उसे वीक बना देता है, वरना स्ट्रेट के पास एक और अनस्टॉपेबल फाइटिंग फोर्स आ जाती, जस्ट लाइक सांजी एंड जोरो, बट ऐसा नहीं है। तो उसाप को टियर बी में रखना एकदम सही है। आगे है उसाप का बाप यासोप। इसके अंदर डर का कोई नामो निशान नहीं है। यासोप ने रिसेंट चैप्टर में एक बुलेट में पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पावर के साथ ये बंदा टियर ए प्लस को डिजर्व करता है। आगे हमारे पास है सबका फेवरेट रोरोनोवा जोरो, स्ट्रेट पायरेट का स्वॉर्ड्समैन। जोरो और सांजी की पावर अप्रॉक्स सेम ही है, बस जोरो स्लाइटली ऊपर आता है, पर दोनों के लिए टियर ए एकदम सही है। नेक्स्ट है हीरो ऑफ मरीन कोबी। ये बंदा स्टोरी में क्यों है मुझे जानना है। पूरी स्टोरी में तो ये बस रोता रहा और इसे अचानक से किरमाडा की तरह खड़ा कर देंगे लूफी के अगेंस्ट में। इसको अगर क्रॉस गिल्ड वाले मार देते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। मन तो नहीं है, बट इसे रैंक करना पड़ेगा। रैंक अगर देता हूं तो मैं इसे टियर बी में रख दूंगा, बस उसे एक पंच की वजह से जो इसने हाचिनोसु पे मारा था। नेक्स्ट है साडीबो, रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड। अब मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ है। ये बंदा जो पावर डिजर्व करता है, इसे तो मेरी तरफ से एडमिरल बना दोगे, टोटली जस्टिफाइड। साबो को मैं टियर ए में रखूंगा क्योंकि ये काफी पावरफुल है। आगे हमारे पास है मंकी डी ड्रैगन। इसकी पावर्स क्या है पता नहीं, ये क्या करता है पता नहीं, ये क्यों है पता नहीं, बस ये एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जिसके बंदे काफी पावरफुल है और इससे सभी फैंस की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ उसी उम्मीद के ऊपर मैं इसे एस टियर में रख देता हूं हर बार। नेक्स्ट है मंकी डी गार्ब, द लेजेंडरी मरीन। इसके पास्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये अकेला बंदा हाचिनोसु पे तहलका लेकर आ गया, जहां पर एक्स एडमिरल कुजान और ब्लैकबेर्ड के बाकी पावरफुल कमांडर थे। ये उनके साथ सोलो कर रहा था, उन्हें उठा के फेंक रहा था। इसकी पावर्स को एनीमे में देखकर मजा आ गया, जिसके बाद गार्ब सीधे टियर एस में आता है। नेक्स्ट है मंकी डी लूफी, स्ट्रेट पायरेट का कैप्टन, जिसके पास बहुत ही अलग पावर है, इमेजिनेशन को रियलिटी में लाना। इन शॉर्ट ये बंदा सीरीज में सबसे खतरनाक पावर को भी मुन्नी की तरह नचा सकता है बार में। फुल्ली अवेकन पावर के बाद ये बंदा इजीली टीआरएस में लाई करता और ये हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है। नेक्स्ट है लेट गोल्डी रॉजर। इसने अपनी इमेंस पावर के साथ सभी को हराया, पायरेट किंग की पोजीशन को हासिल किया और वो अकेला बंदा बना जिसने उस टाइम पर हिस्ट्री के बारे में जाना और वन पीस की ट्रू हिस्ट्री के बारे में। इसीलिए गोल्डी रॉजर भी एस टियर में आएगा। अब इसके बाद आता है सबसे पावरफुल एनिमल, टुक डी आर्म। इसने बिना किसी हाकी या फिर डर फ्रूट के एक एस टियर के बंदे जो आगे चलकर एक योंग को बनता है उसका हाथ खा लिया था। जीवन भर के लिए उसे एक लूला बना के छोड़ दिया, उसे हगने के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ने लगी। सो इसके बाद ईस्ट ब्लू का टोटल आता है 63 पॉइंट्स, इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी। और अगर तुम ध्यान दो तो ईस्ट ब्लू में एक कैरेक्टर कम था बाकी सी से, स्टिल ये सबसे पावरफुल है। तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ कौन सा सी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है।